स्वागत है सभी कैंडिडेट्स का इस स्पेशल हाईली फोकस्ड एग्जाम बूट कैंप में। देखिए, एमटीएस एग्जाम क्लियर करना है तो पोस्ट ऑफिस के रूल्स बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। आज का ये एक्सप्लेनर एक इंटेंसिव स्टडी गाइड की तरह डिजाइन किया गया है, जहां हम एग्जाम के लिए जरूरी नियम बहुत ही सिंपल और कॉन्वर्जेशनल भाषा में कवर करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस रिविजन सेशन को शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का रोड मैप बहुत ही क्लियर रखा गया है। पहला, पोस्टल हॉलिडेज का कॉन्सेप्ट। दूसरा, एक रैपिड क्विज। तीसरा, पोस्टेज रूल्स। चौथा, स्टैम्प्स और फ्रैंकिंग का कंपैरिजन। और आखिर में अलग अलग तरह की फ्रैंकिंग मशीन्स। क्लियर स्ट्रक्चर होने से रिकॉल करना हमेशा आसान होता है। ओके, तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, जहां बात होगी दग्घर की छुट्टियों की। ये एग्जाम का सबसे स्कोरिंग टॉपिक है। एक नंबर जो हमेशा याद रखना है, 17। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक पूरे साल में एग्जैक्टली 17 रिकॉग्नाइज्ड हॉलिडेज देता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, ये नंबर बिल्कुल फिक्स है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बहुत क्रूशियल है। अब अगर इस 17 को ब्रेक करें तो पिक्चर कुछ ऐसी बनती है। 14 हॉलिडेज ऐसे हैं जो पूरे देश में यूनिफॉर्मली एक साथ ऑब्जर्व किए जाते हैं, कंपल्सरी। लेकिन बाकी के जो 3 हैं वो लोकल पोस्टल सर्कल या स्टेट के हिसाब से बदल जाते हैं। ये डिवीजन दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये रही उन 14 कंपल्सरी हॉलिडेज की पूरी लिस्ट। नेशनल डेज तो हैं ही, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। फिर आते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और बुद्ध पूर्णिमा। मुस्लिम त्योहारों में ईद उल फितर, बकरीद, मुहर्रम और ईद ए मिलाद। और इसके अलावा दशहरा, दिवाली, गुरु नानक जयंती और क्रिसमस। एग्जाम में यहाँ से सीधे सवाल आते हैं, इसलिए नामों को अच्छे से याद कर लीजिए। सेक्शन 2 पर आते हैं। चलिए, अब जो सीखा है उसको एक क्विक रैपिड क्विज से टेस्ट कर लेते हैं। सवाल ये है कि वो जो ठीक 3 पोस्टल हॉलिडेज है वो एक पोस्टल सर्कल से दूसरे पोस्टल सर्कल में अलग क्यों होते हैं? थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, आखिर इसका प्रैक्टिकल लॉजिक क्या हो सकता है? जवाब बिल्कुल सिंपल है। देश में अलग अलग कल्चर्स हैं, राइट? तो लोकल और स्टेट स्पेसिफिक फेस्टिवल्स को अकोमोडेट करने के लिए ये सिस्टम है। उदाहरण के लिए साउथ इंडिया के कई त्योहार नॉर्थ इंडिया में नहीं मनाए जाते। उन्हीं रीजनल डिफरेंसेस को बैलेंस करने के लिए ये 3 हॉलिडेज सर्कल के हिसाब से बदलती हैं। बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, रूल्स फॉर पेइंग पोस्टेज। डाक शुल्क और डिलीवरी स्पीड का क्या कनेक्शन है, चलिए देखते हैं। ये एक बेसिक कॉज एंड इफेक्ट रूल है। अगर कोई आर्टिकल फुल्ली प्रीपेड है तो उसे मैक्सिमम सिक्योरिटी मिलती है और उसकी सबसे फास्ट डिलीवरी की जाती है, प्रायोरिटी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर डाक अनपेड या अंडरपेड है तो उसे डिटेन कर लिया जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा और उसे कोई स्पेशल डिलीवरी नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिए, ये एग्जाम का एक बहुत बड़ा ट्रिक क्वेश्चन है। पोस्टेज स्टैम्प्स और रेवेन्यू स्टैम्प्स का अंतर। पोस्टेज स्टैम्प्स इंडिया पोस्ट इशू करता है मेल भेजने के लिए, लेकिन रेवेन्यू स्टैम्प्स सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है स्ट्रिक्टली कोर्ट या लीगल यूज के लिए। किसी भी लेटर पर रेवेन्यू स्टैम्प लगाकर मेल भेजना टोटली इनवैलिड है। ये गलती कभी नहीं करनी। अब एक और प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं। प्रिंटेड स्टेशनरी जैसे प्री प्रिंटेड एनवेलप्स जिन पर पहले से स्टैम्प छपा होता है। अगर एक 5 रुपए के प्री प्रिंटेड एनवेलप का वेट 20 ग्राम से हेवी हो जाए तो क्या होगा? उस एक्स्ट्रा वेट को कवर करने के लिए एनवेलप के बाहर से फिजिकल स्टैम्प्स अलग से चिपकाना जरूरी हो जाता है। यहाँ एक हाईली स्पेसिफिक फैक्ट है जो सीधे मार्क्स दिला सकता है। अगर दुनिया भर से स्टैम्प कलेक्टर्स यानी फिलैटेलिस्ट्स की तरफ से कोई भी ओवरसीज ऑर्डर आता है तो उसे एग्जीक्यूट करने की अकेली जिम्मेदारी सिर्फ इंडियन फिलैटेलिक ब्यूरो बॉम्बे जीपीओ की होती है। इस फैक्ट को रख लीजिए। ओके, सेक्शन 4, ट्रेडिशनल स्टैम्प्स वर्सेस फ्रैंकिंग। यहाँ से बात होगी बल्क मेलिंग के मॉडर्न तरीकों की। तो ये फ्रैंकिंग मशीन आखिर है क्या? असल में ये एक स्पेशलाइज्ड मशीन है जो बल्क मेल पर वैलिड पोस्टेज डायरेक्ट प्रिंट कर देती है। सोचिए, बैंक्स को हजारों स्टेटमेंट्स रोज भेजनी होती हैं। हर एक पर फिजिकल स्टैम्प चिपकाना तो इम्पॉसिबल है। वहां ये टूल पूरा गेम चेंज कर देता है। यहाँ पर सबसे क्रूशियल फाइनेंशियल फिगर ये है, प्राइवेट फ्रैंकिंग मशीन ऑपरेटर्स को उनके काम पर 3% का कमीशन मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक दिन में 10,000 रुपए की मेल फ्रैंक की जाती है तो ऑपरेटर 300 रुपीज की इनकम जनरेट करता है एज अ कमीशन। किसी भी फ्रैंकिंग इंप्रेशन को लीगली वैलिड तभी माना जाएगा जब उसमें 2 मेन कंपोनेंट्स मौजूद हों। पहला है वैल्यू डाई,
जो एग्जैक्ट पोस्टेज अमाउंट बताता है, जैसे 5 रुपए। और दूसरा है लाइसेंस डाई, जो प्रूफ करता है कि ऑपरेटर के पास एक वैलिड इंडिया पोस्ट लाइसेंस और सही डेट है। एक वैलिड इंप्रेशन के लिए दोनों डाइस का प्रिंट होना लाजमी है। और अब हम आते हैं सेक्शन 5 पर, मास्टरिंग फ्रैंकिंग मशीन टाइप्स। ये इस एक्सप्लेनर का आखिरी और सबसे टेक्निकल हिस्सा है। एग्जाम में इन दोनों मशीन्स के डिफरेंसेस अक्सर पूछे जाते हैं। एक तरफ है EFM यानी इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, जो हमेशा रेड इंक और डाइस का इस्तेमाल करती है। वहीं दूसरी तरफ है RFM, जिसे डिजी फ्रैंक प्लस भी कहा जाता है, और ये हमेशा ब्लू इंक और मीटर्स के मैकेनिज्म पर चलती है। EFM माने रेड और डाइस, RFM माने ब्लू और मीटर्स। RFM के मीटर्स को थोड़ा और डीपली समझते हैं। असेंडिंग मीटर का काम है प्रिंटिंग के साथ पोस्टेज वैल्यू को कंटिन्यूसली बढ़ाना यानी रिकॉर्ड करते रहना, जबकि डिसेंडिंग मीटर का काम उस अवेलेबल बैलेंस को कम करना होता है। इन्हीं दो मीटर्स की प्रिसाइज ट्यूनिंग से ऑपरेटर एग्जैक्ट पोस्टेज ट्रैक करता है। इस बूट कैंप को एंड करने से पहले एक बड़ा सवाल, जिस तेजी से बल्क मेलर्स मैनुअल स्टैम्प्स को छोड़कर इन डिजिटल फ्रैंकिंग मशीन्स को अपना रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को अपने सिक्योरिटी और ऑडिटिंग प्रोटोकॉल्स को कंटिन्यूसली इवॉल्व नहीं करना पड़ेगा? ये पोस्ट ऑफिस का डिजिटल फ्यूचर है। बस इस इंटेंसिव रिवीजन सेशन में इतना ही। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से एग्जाम में भरी मदद मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट।